अच्छा, ये जो आपने भी शेयर किया है कि एफईडी डिस्चार्ज रिपोर्ट, इसके मुताबिक जो दरियाए सिंध है, काबुल है और दरियाए जेलम, ये बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल लिखा सिचुएशन है, इसके सामने नॉर्मल लिखा हुआ है ग्रीन में। और जी हाँ। चनाब में बताया गया कि हाई अलर्ट है रावी में और सतलुज में। इसकी ज़रा थोड़ी सी आप अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे थोड़ी सी हमारे नाजरीन को बताएंगे कि ये दरियाए सिंध में, दरियाए काबुल और दरियाए जेलम में सूरत हाल नॉर्मल क्यों है? इन दरियाओं में पानी क्यों नहीं है? और रावी और सतलुज जिनमें आम तौर पे ज़्यादा पानी नहीं होता, उसमें पानी बहुत ज़्यादा क्यों है और बहुत ज़्यादा तबाही क्यों फैला रहा है? जी, क्योंकि देखिए जो बारिशें हुई हैं वो तवक्को से बढ़ के हुई हैं। और एक दरियाओं का कैचमेंट एरिया होता है जहां से पानी के फ्लोज जो हैं वो आते हैं। तो इसमें देखिए एक तो जम्मू से बहुत पानी आया और वहां पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स हुई, जिसमें कुछ अक्रॉस द बॉर्डर डैम्स थे, उनके स्पिलवेज खुलने से भी पानी के बहाव में इजाफा हुआ। फिर जो लोकल एरियाज थे वहां पे भी बारिशें हुई, जैसे नारोवाल में हुई, सियालकोट में हुई, वजीराबाद में हुई। तो ऑलरेडी जो दरियाओं की तुगयानी थी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मकामी बारिशों ने भी। तो मैं समझता हूँ कि जो अनप्रेसिडेंटेड जो बारिशें हुई हैं, जो आज से पहले कभी देखने में नहीं आई, और जो मॉनसून का पैटर्न था वो कहीं बढ़ के था कई सालों से, पिछले कई दहाइयों से। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक मेन वजह है जिससे दरियाओं का बहाव भी बढ़ा और पीछे से भी काफी प्रेशर आया। तो ये जो कैचमेंट एरियाज हैं और दरियाओं का जो ओरिजिन है वहां पे बारिशों का होना, पानी के फ्लोज का बढ़ जाना, तो उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस चीज के अंदर। अच्छा, अब ये बताएं कि आप मुसलसल वज़ीर आज़म साहब के साथ नज़र भी आ रहे हैं, सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में भी आप साथ थे, बहुत से इजलासों में भी आप मौजूद थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें एक बड़ा अहम सवाल पैदा हुआ है, और वो ये है कि अगर हमारे पास छोटे छोटे डैम होते मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो ये पानी जो है, ये सैलाब का पानी ज़ाया ना होता, बल्कि हम इसको किसी ज़रूरत के वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते। तो नए डैमों की जो ज़रूरत है, इसके बारे में भी किसी इजलास में बात हुई है? जी बिल्कुल हुई है, कई मरतबा हुई है। और बल्कि वजीर आजम साहब ने आज से चंद हफ्ते पहले एक इजलास किया जिसमें उन्होंने एक तो द्यामिर भाषा की कंप्लीट जो है उसको जल्दी मुकम्मल करने के हवाले से एक नेशनल रिस्पांस की भी बात की। फिर पंजाब के अंदर एक चिन्योट के मकाम पे एक डैम ज़ेरे गौर है। तो स्मॉल डैम्स की बहुत सारों की फिजिबिलिटीज कंप्लीट हैं और इस पे एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें वज़ीर आज़म ने तमाम सूबे के वज़राए आला भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बात की कि ये डैम्स बनने चाहिए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक ऐसा भी इजलास था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसकी फंडिंग भी केपी प्रोवाइड करेगा और केपी इसमें बड़ा सीरियस है। तो तमाम सूबों को भी इस बात का इदराक है और वफाक के साथ मिल के ये छोटे डैम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए एक टाइम फ्रेम तय करने की और एक सिमत के तयन की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे वज़ीर आज़म साहब लीड कर रहे हैं और एक नेशनल होल ऑफ द नेशन अप्रोच और एक नेशनल रिस्पांस के तहत ये छोटे डैम्स का बनना इंतहाई ज़रूरी है। इसको एज ए कैंपेन लेके चलना होगा। इसके लिए वसाइल जो हैं वो मुहैया करने होंगे। सूबों का इसमें भरपूर तावन जो है उसकी यकीन दहानी आई है। तो मैं समझता हूँ कि एक वाटर इमरजेंसी के तहत इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद महीनों में एक मुकम्मल तौर पे, एक कैंपेन के तौर पे, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तौर पे, एक रोड मैप के तौर पे रोल आउट किया जाएगा। तौला तारड़ साहब, आप कुछ अरसे से अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है आपकी उनके बारे में। यकीनन आप कुछ इजलासों में उनके साथ बैठे हैं, तो इसलिए शायद आप उनके बारे में बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन ये क्योंकि आप सैलाब की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और आपने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र खैर कर दिया, तो एक सवाल मैं ये भी आपसे करना चाहता हूँ कि ये क्या सैलाब की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कि हुकूमत को और तहरीक इंसाफ समेत दीगर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको कम अज़ कम मिलजुल के चलना चाहिए? क्योंकि ये आज तो बहुत से जो है ना तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों में थे, तो उन्होंने आज इस्तीफ़े दे दिए हैं और ये भी इशारा दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दे सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इनको इस्तीफे नहीं देने चाहिए स्टैंडिंग कमेटी से, और बड़ी यूजफुल इनपुट आती है। मैं हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में जाता हूं, तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि बैरिस्टर अली जफर साहब हेड करते हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी।
और मैं उनकी इज्जत तकरीम में हमेशा उनके हर इजलास में शरीक होता हूं, और जो वो हुक्म वहां पे करते हैं हम उसकी मुकम्मल तौर पे कंप्लायंस देते हैं उनको। और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भी जितने लोग पीटीआई के शरीक हैं इत्तलात व नशरियात के हवाले से, वो बड़ी अच्छी इनपुट देते हैं हमेशा, और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उनकी तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनसे गुफ्त शनीद की जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह सैलाब के मामले पे हम तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करें बिला तफरीक कि किसकी कहाँ पे हुकूमत है, तो इसी तर्ज पर मैं समझता हूँ कि ये स्टैंडिंग कमेटीज़ का बड़ा अहम किरदार है। तो ये इनको नज़रसानी करनी चाहिए स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ों के ऊपर। और देखिए हाउस के अंदर भी एक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के हाउस को चलाते हैं। स्पीकर साहब ने भी बहुत स्पेस दी है, चेयरमैन सेनेट भी बहुत एक बैलेंस तरीके से मामलात को चलाते हैं। तो मेरा तो बतौर सियासी वर्कर ये ख्याल है कि ये इस्तीफ़े नहीं होने चाहिए स्टैंडिंग कमेटी और असम्बलियों से, और इनको ज़रूर शरीक होना चाहिए, प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। और हम भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि इनसे हम बातचीत करें और हाउस का जो बिजनेस है, स्टैंडिंग कमेटीज का जो बिजनेस है, उसको मिलजुल के चलाएं ताकि ये मामलात आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपका भी जो ताल्लुक़ है एक ऐसे इलाके से है, वहाँ पर भी मुझे पता है कि काफ़ी पानी आया हुआ है, और ये जो बहुत से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियों से आज इस्तीफ़े दिए हैं, वो हम उनके इस्तीफ़े स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। तो इनके इलाकों में भी काफ़ी पानी आया, इनके इलाकों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो तारड़ साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो मुतासरीन सैलाब हैं जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से भी है, आज़ाद कश्मीर से भी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी है, पंजाब से भी है, बल्कि अभी सिंध में भी जो बारिशें हुई हैं उससे भी काफ़ी नुकसान, तो ये जो मुतासरीन हैं इनके नुकसानात जो हैं उनका अजाला जो है वो कब तक होगा, और क्या उस नुकसानात के अजाले में जो अपोजिशन मेंबरान के हल्के हैं उनको भी देखा जाएगा? देखिए, एक तो वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि जो नुकसानात का अजाला है, तखमीना है, उसमें ना पॉलिटिकल पार्टी देखी जाएगी, ना कोई और चीज़ देखी जाएगी, सिर्फ देखा जाएगा किसका नुकसान हुआ है और कितना हुआ है। और देखिए, अभी भी बहुत सारी इमदाद जो केपी में थी वो हमने अपने अवामी नुमाइंदों के जरिए डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं की, वो हमने केपी गवर्नमेंट के मकामी जो लोग थे, जो उनकी इंतजामिया थी, डीसी थे, बाकी लोग थे, उनके हवाले की है। तो वज़ीर आज़म इस पर बड़े क्लियर हैं कि नेशनल रिस्पॉन्स है, और उनका हमेशा से ये विजन रहा है। 2010 का सैलाब था पंजाब में, आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात एक किए, करिया करिया गांव गांव गए, और कोई सियासी तफरीक नहीं थी। अभी भी उनकी यही पॉलिसी है। तो ये तो बिल्कुल इसकी कोई तफरीक नहीं की जाएगी, रेस्ट अश्योर्ड, इस पे वज़ीर आज़म बड़े क्लियर हैं। अच्छा, और अमली तौर पे इसका मुजाहरा भी कर रहे हैं। ये आज दूसरा जो तखमीना जी 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 बताएं। जो तखमीना लगाया जा रहा है नुकसानात का, जो पानी जैसे ही कम होगा जिन इलाकों में वो लगाया जाएगा, जीबी में ऑलरेडी शुरू हो गया है। मगर मीर साहब, एक बहुत अहम बात है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की हैं, इस दफा उसमें तमीज करनी होगी कि गैर कानूनी तामीरात, कुछ लोगों ने होटल बनाए हैं दरियाओं के अंदर, दरियाओं के किनारों पे, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं होनी चाहिए। और जो कानूनी तामीरात हैं उस पर फोकस होना चाहिए, वरना चंद साल बाद दोबारा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा रेला आया तो ये दोबारा बहा के ले जाएगा। तो हमें लोगों को भी ये आगाही देनी है कि आप जो ममनुआ इलाका है दरिया का, वहां पे किसी किस्म की तामीर नहीं कर सकते। ये जो आपने बात की है, मैं इसी बात पे एक सवाल और ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली की फॉर क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की जो कायमा कमेटी है, उसके इजलास में ये बात बहुत खुलकर की गई है कि जिन लोगों ने आबी गुजरगाहों पर कब्ज़ा करके वहाँ पे नाजायज़ तामीरात किए हैं, होटल बनाए हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि जो शाइस्ता परवेज़ साहिबा हैं उन्होंने तो कहा है कि असल तबाही टिम्बर माफिया की वजह से है, जिसने केपी के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जंगलात का सफाया कर दिया। तायरा औरंगज़ेब साहबा ने कहा आबी गुजरगाहों पर कब्ज़ा करने वाले और ऐसे NOC जारी करने वालों को फांसी पर लटकाया जाए। और फिर ये भी कहा गया कि हम सिर्फ कमेटियाँ खेल रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी मैं तो कमेटी छोड़ने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये कमेटियाँ जो हैं, यहाँ पे जो बात होती है, जो डिस्कशन होती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो क्या आपको ये यकीन है कि जो वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि ये लोग जो हैं काबिल माफ़ी नहीं हैं, जिन्होंने आबी गुजरगाहों पर नाजायज़ तामीरात की हैं, तो इनके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी। और मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को भी हमने ये तंबीह भी की है, गुजारिश भी की है, कहा भी है, चीफ सेक्रेटरी साहिबान को भी ये कहा है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस हो, बिल्कुल ना देखा जाए कौन किस पार्टी से है।
और सख्त इन्फोर्समेंट की जाए। इस दफा मीर साहब आपने देखा कि केपी के दरियाओं में टिम्बर के मतलब पूरे पूरे दरख्त जो हैं वो आए, और लकड़ी आई, मार्बल आया। तो देखिए जो पहाड़ कट रहे हैं जिनसे मार्बल निकाला जा रहा है, जो मार्बल माफिया है, टिम्बर माफिया है, इनको बिल्कुल एड्रेस करने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत पूरी तरह तैयार है, सूबों को हमने कहा है। तो इस पे मेरा ख्याल है एक नेशनल पॉलिसी बनना होगी, वरना ये हर साल होगा। और जंगलात की कटाई, देखिए मैं सियासी इख्तलाफ की बात नहीं करना चाहता, मगर बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी जो बात की जाती थी वो एक्सपोज हो गई है इस सैलाब के अंदर। तो इसको भी देखना चाहिए कि बिलियन ट्री कहाँ लगा, कब लगा, कितना लगा। तो अब जरूरत है कि दरख्त लगाए जाएं, और जो दरख्त काटे गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हुई है, उसका एहतसाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।